हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे और कोविड-19 के जो नियम हैं उनकी पालना आप कर रहे होंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अपने चैप्टर की। हम बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड और इस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इस चैप्टर में मैंने अब तक जो बात समझाई थी आपको, वो बात बता रहा था मैं आपको एटॉमिक मॉडल के बारे में। और इस एटॉमिक मॉडल के सिलसिले में मैंने आपको दो मॉडल समझाए थे। एक तो मैंने आपको समझाया था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल और एक मैंने आपको समझाया था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों मॉडल क्लियर होंगे जिसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मॉडल है वो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। उसमें आपको सबसे पहले मैंने बताया था एक्सपेरिमेंट के बारे में और फिर मैं आपको बताया था मैंने रदरफोर्ड मॉडल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, 7 पॉइंट थे। वो 7 पॉइंट आपको रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की। उसमें मैंने आपको द्रव्यमान संख्या के बारे में, परमाणु क्रमांक के बारे में, समस्थानिक के बारे में, समभारिक के बारे में, सम न्यूटोनिक के बारे में, सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, आइसो डायाफर्स के बारे में और आइसो स्टेयर्स के बारे में काफ़ी सारी बातें आपको समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ भी गई होंगी और वो बातें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में और एनसीईआरटी के हिसाब से छोटे छोटे क्वेश्चन इन टर्मिनोलॉजी से बन जाते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर क्या, कोई से भी चैप्टर में मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि आप सब क्वेश्चन तरीके से हल कर पाओ। लेकिन उसके लिए काम क्या करना होगा, आपको जो भी लेक्चर बताए जा रहे हैं उनको आप तरीके से रिवाइज करें, पढ़ें और अपने नोट्स खुद बनाएं। नोट्स तो मैं आपको पीडीएफ बना के दूंगा, लेकिन जब तक आपको नोट नहीं दिए जा रहे हैं तब तक आप नोट्स खुद बनाने की कोशिश करें। उसके बाद जब आपको पीडीएफ दे दी जाएगी उसे आप नोट कर लेना, तब तक आप रिवाइज करो और देखो। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। भाई बात क्लियर है? तो हमने अब तक जो सीखा है उसमें हमने एटम के बारे में सीख लिया, सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में सीख लिया, हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में सीख लिया, हमने कैथोड रे के बारे में सीख लिया, हमने कैनाल रे या जिसे आप बोलते हो एनोड रे, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली। इसके अलावा हमने एटॉमिक मॉडल के बारे में सीख लिया, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या था उसके बारे में सीख लिया, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था उसके बारे में सीख लिया। इसके अलावा हमने कुछ टर्मिनोलॉजी थी उसके बारे में बात जानकर के लिए। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इसके आगे की, यानी अब जो हम बात करने वाले हैं वो बोहर के परमाणु मॉडल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बोहर का परमाणु मॉडल। किसकी बात करेंगे? अब जो बात करने वाले हैं हम करने वाले हैं बोहर के परमाणु मॉडल के बारे में, यानी हम जो बात करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्योंकि आपको पता है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में भी कमियां थी। पता है कमी क्या थी? कि जब इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है तो अपनी एनर्जी क्या करता है? अपनी एनर्जी को लूज करता है, तो चक्कर लगाता लगाता कहां चला जाएगा? न्यूक्लियस में, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा जो रदरफोर्ड था उन्होंने ना तो ऑर्बिट के बारे में बताया, ना साइज के बारे में बताया, ना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया कि किसी भी ऑर्बिटल की साइज क्या होगी, वो कौन से ऑर्बिटल में होगा, इसके बारे में जानकारी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल नहीं देता है। तो उसको सुधारने के लिए एक नया मॉडल दिया गया और मॉडल किसका था भाई? नील्स बोर का। उसे बोलते हैं बोहर का परमाणु मॉडल। उसे क्या बोलते हैं? बोहर का परमाणु मॉडल। बातें क्लियर है आपको कि रदरफोर्ड का मॉडल कहां पर फेल हुआ था और हमें बोहर के परमाणु मॉडल की आवश्यकता क्यों पड़ी? बात समझ में आई आपको? यानी बोहर का जो परमाणु मॉडल होगा वो रदरफोर्ड की मॉडल कमियों को दूर करेगा, लेकिन इस मॉडल में भी कमियां थी। अब इसको कौन दूर करेगा? वो बात की है। फिलहाल तो हमको बात किसके बारे में करनी है? बोहर के परमाणु मॉडल के बारे में। अब सुनो बात ध्यान से, अभी आपको बोहर का परमाणु मॉडल नहीं पढ़ाया जाएगा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? आपने हेडिंग डाल दी बोहर का एटॉमिक मॉडल, फिर पढ़ाया क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बोहर का जो परमाणु मॉडल था उसकी दो मुख्य बातें थी। पहले आपको उन दोनों बातों को सीखना होगा, उसके बाद ही आप बोहर के परमाणु मॉडल को सीख सकते हो। यानी बोहर के परमाणु मॉडल की दो मुख्य बातें थी। वो मुख्य बातें कौन सी? एक तो बात करता है विद्युत चुंबकीय विकिरणों की। सुनो उसने क्या बात की। एक तो उसने बात करता है वो विद्युत चुंबकीय विकिरणों की दोहरी प्रकृति। जानते हो दोहरी प्रकृति? इसे हिंदी में बोलते हैं द्वैत प्रकृति। क्या बोलते हैं? द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर। इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक तो बात ये। दूसरी बात करता है वो परमाणु स्पेक्ट्रम की, यानी हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। किसकी बात? एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में कि इसके अंदर एनर्जी लेवल क्या होंगे। ये दो मुख्य पॉइंट है किसके? बोहर मॉडल के। यानी आपको बोहर मॉडल सीखने पहले आपको ये तो स्पेक्ट्रम के बारे में सीखना होगा और आपको सीखना होगा विद्युत चुंबकीय विकिरणों की द्वैत प्रकृति। इन दो पॉइंटों को सीखने के बाद ही आप क्या सीख पाओगे?
बोहर का एटॉमिक मॉडल। यानी बोहर के एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले हमको इन दोनों पॉइंटों से होकर गुजरना होगा। उसके बाद आप बोहर का परमाणु जो मॉडल है उसको तरीके सीख पाओगे और उसके जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं उन्हें आप हल कर पाओगे। यानी पहला हमारा मोटिव क्या होगा, ये सीखना कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों की द्वैत प्रकृति क्या होती है। उसके बाद क्या सीखेंगे हम, स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हमारे पास आ जाएगी प्लांक की क्वांटम थ्योरी। पढ़ा है ना आपने, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, वो सब आ जाएगा यहां पर। यानी बोहर मॉडल को सीखने से पहले हमको काफी सारी बातें सीखनी होंगी, उनके बाद ही आप बोहर के परमाणु मॉडल को सीख सकते हो। और उस सिलसिले में सबसे पहले जो बात हमको सीखनी होगी वो सीखनी होगी विद्युत चुंबकीय विकिरणों की द्वैत प्रकृति के बारे में। किसके बारे में, द्वैत प्रकृति। यानी वो कहता है कि विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होती है वो दो नेचर रखती है। कौन कौन सी नेचर रखती है वो बात अभी मैं करूंगा, लेकिन आप ये समझो कि बोहर के परमाणु मॉडल को सीखने से पहले हमको इन दोनों पॉइंटों के बारे में सीखना होगा। उसके बाद ही आप बोहर के परमाणु मॉडल की बात कर सकते हो और आपको बातें समझ में भी आएगी। यानी पहला काम हमारा क्या होगा, इन दोनों पॉइंटों को सीखना। और उसके बाद क्या सीखेंगे हम, बोहर के परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु। जैसे अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ाया था तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में। उसके बाद ही आपने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सीखा था। इसी प्रकार यहां पर क्या होगा, अगर आपको बोहर का परमाणु मॉडल चाहिए तो पहले आपको इन दोनों पॉइंटों को सीखना होगा। उसके बाद ही आप क्या सीख पाओगे, बोहर का परमाणु मॉडल। बातें क्लियर है, ध्यान से देख लीजिए आप। यानी बोहर के परमाणु मॉडल को पढ़ने से पहले हमें इन दोनों पॉइंटों से होकर गुजरना होगा। उसके बाद ही आप क्या सीख पाओगे, बोहर का परमाणु मॉडल। और बाकी दोनों पॉइंटों को समझाना मेरा खुद का काम है, आप टेंशन ना लो, आपको दोनों पॉइंट तरीके समझाए जाएंगे। और मैं कहूंगा जो पहला पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको वेव के बारे में पता लगेगा कि जो वेव है यानी जो तरंग है उसकी कौन कौन सी प्रकृति होती है। बात क्लियर है, तो पता लग गया आपको दो पॉइंट कौन से। पहला पॉइंट क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों की द्वैत प्रकृति। ये द्वैत प्रकृति क्या होती है अभी मैं डिस्कस कर लूंगा सब। और दूसरी बात किसकी बात करेंगे, स्पेक्ट्रम के बारे में। क्लियर है, और ये दोनों पॉइंट किसके लिए यूजफुल होंगे, ये यूजफुल होंगे हमारे लिए बोहर के परमाणु मॉडल के लिए। यानी बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ने के लिए हमको इन दोनों पॉइंटों को सीखना होगा। बात क्लियर है, तो बिना बात की हम पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम, सबसे पहले बात यानी सुनो ध्यान से, हम जो पढ़ रहे हैं वो बोहर मॉडल का बेसिक पोर्शन पढ़ रहे हैं। क्योंकि बोहर के परमाणु मॉडल को सीखने के लिए हमें इस बेसिक पोर्शन को सीखना जरूरी है, तभी हम बोहर के परमाणु मॉडल को सीख पाएंगे। सबसे पहली बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जी, पहला पॉइंट हमारा क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ। इंग्लिश में लिख देता हूं, चलो हिंदी में लिख देते हैं, कई विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आती है फिर। विद्युत चुंबकीय विकिरणों की, विद्युत चुंबकीय विकिरण या आप इसे तरंग भी बोल सकते हो, विद्युत चुंबकीय विकिरणों या बोल सकते हो तरंगों की द्वैत प्रकृति, की द्वैत प्रकृति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द्वैत प्रकृति, कौन सी प्रकृति, द्वैत प्रकृति। अब सुनो बात ध्यान से, देखो बोहर ने क्या कहा, बोहर ने क्या कहा कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो द्वैत, द्वैत का मतलब होता है दो। क्या होता है द्वैत का मतलब दो, यानी जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं वो दो तरह की नेचर रखती है। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, EMW जिसे आप शॉर्ट में बोलोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो दो प्रकार की नेचर रखती है। कौन कौन सी नेचर रखती है, कि उनके पास दो तरह की नेचर होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनके पास दो तरह की नेचर होती है, वो रखती है तो वेव नेचर, कौन सा नेचर, तरंग की प्रकृति, और एक रखती है पार्टिकल नेचर, कणीय प्रकृति। उसने कहा ये होती है दो नेचर। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो दो प्रकार की प्रकृति रखती है। एक तो रखती है वेव नेचर, कौन सी नेचर, वेव नेचर, यानी तरंग, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं तरंग प्रकृति। क्या बोलते हैं, तरंग प्रकृति। और एक रखती है पार्टिकल, इसे हिंदी में बोलते हैं कणीय प्रकृति। क्या बोलते हैं, कणीय प्रकृति। सुनो बात ध्यान से, क्या कहा बोहर ने कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, EMR शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EMR, उसने कहा कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं उनके पास दो तरह की प्रकृति होती है। कौन कौन सी, वो तरंग प्रकृति यानी वेव नेचर रखती है, और साथ में कौन सी प्रकृति रखती है, कणीय, जिसे आप बोलते हो पार्टिकल नेचर। यानी एक विद्युत चुंबकीय विकिरण में दो तरह की प्रकृति होगी, वो या तो रखेगी तरंग प्रकृति या क्या रखेगी, कणीय प्रकृति। क्या रखेगी, कणीय प्रकृति। यानी दो प्रकार की नेचर होंगी, एक तो होगी वेव नेचर और एक हमारे पास कौन सी होगी, पार्टिकल नेचर। तभी तो उसने कहा कि विद्युत चुंबकीय जो विकिरणें हैं वो कौन सी प्रकृति दिखाती है, द्वैत प्रकृति। द्वैत का मतलब होता है दो, और प्रकृति मतलब नेचर। यानी कौन कौन सी नेचर रखेंगी, उसके पास वेव नेचर तरंग प्रकृति होगी, और एक उसके पास क्या होगी भाई, पार्टिकल नेचर। बात क्लियर है।
यानी जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं वो दो प्रकार की प्रकृति रखती है। एक तो हमारे पास रखती है वेव यानी तरंग प्रकृति, और एक हमारे पास क्या होती है पार्टिकल, जिसे आप बोलते हो हिंदी में कणीय प्रकृति। ये है अपने पास मैन हेडिंग। ये विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है वो दो तरह की नेचर रखेंगी, एक तो वेव नेचर रखेगी और एक हमारे पास रखेगी पार्टिकल नेचर, जिसे आप बोलते हो ड्यूअल नेचर। क्या बोलते हैं? द्वैत प्रकृति। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन ये आ रहा है, सर मान लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दो तरह की नेचर रखती है, एक तो वेव नेचर रखती है और एक पार्टिकल नेचर रखती है। पहले सर हमको ये तो बताओ कि विद्युत चुंबकीय विकिरण होती क्या है? ये जो आपने तरंग की बात की है, जो आपने वेव की बात की है, ये है क्या? तो सर द्वैत प्रकृति की बात तो बाद की है, पहले सर आप हमको ये तो बताइए कि विद्युत चुंबकीय जो विकिरणें हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगों की आप जो बात कर रहे हो वो होती क्या है, यानी वेव क्या है? बट तरंग की तो बात कर रहे हैं, तरंग या रेडिएशन वेव ही तो होती है, कि वेव है क्या? पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि वेव क्या है, फिर मैं बताऊंगा आपको तरंगों के गुण, उसके बाद बात करेंगे द्वैत प्रकृति के बारे में। बात समझ आ रही है? यानी सर आपने जो हेडिंग डाली कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरंग प्रकृति, तो पहले हमको तरंगों के बारे में बताइए, फिर हम बात करेंगे प्रकृति के बारे में। क्लियर बात है? तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि वेव क्या है। बात समझ आ रही है? ध्यान से देख लो आप। यानी अपनी पहली हेडिंग क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरणों की द्वैत प्रकृति। तो पहला हमारा मोटिव ये होगा कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें या जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है ये होती क्या है, किन्हें बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरणें? हम किन्हें कहेंगे कि ये जो किरणें हैं विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती है, या ये जो किरणें हैं इन्हें आप विद्युत चुंबकीय तरंग कहोगे। तो पहले हमको वेव के बारे में सीखना होगा, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। बात समझ आ रही है आपको? क्लियर है? और दो नेचर कौन कौन सी होती है? एक तो हमारे पास होती है वेव नेचर और एक हमारे पास कौन सी नेचर होती है? पार्टिकल नेचर। बात क्लियर है? अब सुनो बात ध्यान से। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं अभी इसकी बात नहीं करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं वेव के बारे में कि वेव क्या होती है। सुनो भाई, सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं? सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं वेव। हिंदी में बोलते हैं इसको तरंग। क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं तरंग। कि तरंग क्या है? ये ऐसे तो ये टॉपिक में बात करूं तो फिजिक्स का है, लेकिन केमिस्ट्री में हमको उसकी रिक्वायरमेंट है तो हमें ये टॉपिक पढ़ना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये आता है कि सर वेव क्या होती है? देखो दो है, एक तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो सबसे पहले इसको तो मैं बाद में समझाऊंगा आपको, इसको तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले हमको ये सीखना होगा कि वेव क्या होती है, कि वेव यानी जो तरंग है वो है क्या। सुनो, अगर मैं एक लाइन में बात करूं, तो वेव इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मैं कहूंगा वेव कुछ नहीं होती, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। हिंदी में भी लिखूंगा, टेंशन मतलब आप, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। कि वेव कुछ नहीं है, ऊर्जा की स्थानांतरण। हिंदी में क्या बोलेंगे? ऊर्जा स्थानांतरण का एक तरीका है या माध्यम। ऊर्जा स्थानांतरण का माध्यम या तरीका कह सकते हो आप। कि वेव कुछ नहीं होती, दैट इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। कि वेव क्या है? वेव इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। कि वेव कुछ नहीं होती, वेव तो ऊर्जा के स्थानांतरण का एक तरीका है कि आप एक ऊर्जा को दूसरी, यानी एक ऊर्जा को यहां से लेके वहां तक कैसे जाओगे। तो ऊर्जा का जो ट्रांसफर होता है वो जिसके द्वारा होता है उसे आप बोलते हो वेव। उसे क्या बोलते हो? वेव। यानी वेव इज नथिंग, वेव इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। कि वेव क्या है? मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, यानी ऊर्जा के स्थानांतरण का एक तरीका है, उसे क्या बोलते हो आप? वेव। देखो हमको किसकी बात करनी है? हमको बात करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो सबसे पहले क्या बताऊंगा आपको मैं? वेव। उसके बाद किसकी बात करूंगा मैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। सुनो, वेव क्या है? वेव इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, कि ऊर्जा के स्थानांतरण का एक तरीका, उस तरीके को क्या बोलते हैं? वेव। उसे क्या बोलते हैं? वेव। अब कहोगे सर कैसे? एग्जांपल समझाओ। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और वो एग्जांपल आपने बचपन में खूब देखा भी होगा, उसे ट्राई भी किया होगा। सुनो कैसे? जैसे मान लो आपने देखा है अपने पास एक तालाब होता है, एक मान लो छोटा सा तालाब है, एक छोटा सा पोंड है, तालाब है, जिस तालाब में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। सुना बात ध्यान से, देखना ध्यान से आप। आपको इस एग्जांपल से पूरी बात वेव के बारे में समझ में आ जाएगी कि वेव क्या होती है। कि वेव तो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। वेव क्या है? वेव तो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। ये आपके पास तालाब है, इस तालाब में क्या भरा हुआ है? इस तालाब में भरा हुआ है पानी, H2 भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अब सुनो, इस तालाब में यहां पर आप, इस तालाब के दो सिरे, एक तो ये वाला सिरा, एक ये वाला सिरा। भाई आप जानते हो नदी के दो सिरे होते हैं, इधर वाला इधर वाला, जो भी आप लेना चाहो वो आपकी इच्छा। एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैंने क्या लिखा है कि वेव क्या है? वेव इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एक लाइन में यही होती है परिभाषा, हमको परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं होती। वेव क्या है? दैट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा का जो स्थानांतरण किया जाता है, जिसके द्वारा किया जाता है, उसको आप बोलते हो वेव। कैसे होगा? एग्जांपल बताया मैं आपको। एक तालाब है, इस तालाब में यहां पर एक पत्ता रखा हुआ है, किसी भी चीज का लीफ, पत्ती मान लो आप, ये पत्ती रखी हुई है यहां पर। ठीक है,
अब आपने क्या किया, आप यहां पर बैठे हुए हो, आप यहां पर बैठे हुए हो भाई, या आप हो गए, जो भी आप ले लेना, डायग्राम बनाने में इतना क्लियर नहीं हूं, फिर भी सही है। आप यहां पर बैठे हुए हो, आप इस तालाब के इधर वाले सिरे पर बैठे हुए हो, और इस तालाब के इधर वाले सिरे पर एक पत्ता रखा हुआ है, पीपल का जो भी आप मानो पत्ता है भाई, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने अपने हाथों से एक पत्थर यहां पे मारा, इस पानी में, यहां पर आपने यहां पर क्या मारा, एक पत्थर। तो क्या होगा, आपने देखा होगा आपके पास एक तालाब होता है, उस तालाब में जैसे आप पत्थर मारोगे तो आपने देखा होगा पानी कैसे लहरें सी बनती है, रिपल्स बनती है, देखा ना आपने। जैसे आप यहां पर पत्थर मारोगे तो यहां पर ऐसे उभार से आएंगे, ये उभार आते 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 कहां चले जाएंगे, इस पर, और आप देखोगे जो पत्ता है ऊपर नीचे होता ही नहीं होता ऐसा, देखा होगा आपने। जैसे मान लो आप तालाब है, उस तालाब में यहाँ पर बैठे हो और सामने पत्ता रखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, यहां से पत्थर मारोगे, यहां पर जैसे पत्थर मारोगे आप तो पानी में रिपल बनेगी ऐसे, आपने देखा है पानी में ऐसे रिपल बनती चली जाती है, वो रिपल्स बनती 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 कहां चली जाएंगी, उस पत्ते पर, और पत्ता क्या होगा, हिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपने एनर्जी दी थी, वो एनर्जी आपने यहां पर दी थी, और वो एनर्जी ट्रांसफर होते 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 कहां चली गई, इस पत्ते पर, और पत्ता हिलने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो एनर्जी लेके गया है वो कौन लेके गए, ये रिपल्स। इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रिपल्स। क्या बोलते हैं इनको, वेव ही तो है ये। देखो ना आपने पत्थर यहां पर मारा, आपकी जो एनर्जी इस पत्थर में आपने ट्रांसफर कर दी, और ये एनर्जी कौन लेके जा रहा है, ये एनर्जी लेके जा रहा है रिपल्स। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे लहरें सी बनती है ना, तो लहरें बनती 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 कहां चली जाती है, वो चली जाएगी इस पत्ते पर, और पत्ता हिलने लग जाएगा। मतलब आपने एनर्जी यहां पर दी थी और वो एनर्जी यहां से कहां सप्लाई होगी, यहां पर, यानी आपकी जो एनर्जी लेके गया, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वेव। क्या बोलते हैं इसे, वेव। बात समझ आ गई, वेव क्या है, वेव इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। यानी आपने यहां पर पत्थर मारा और अगर वो पत्ता हिलने लग गया तो आपकी एनर्जी यहां से कहां सप्लाई होगी, उस पर, और जो लेके जा रही है उन्हें आप क्या बोलोगे, उन्हें आप बोलोगे वेव। खूब किए बच्चों, जैसे काम किया हमने, खूब देखा है हमने ये चीज कि तो तालाब के अंदर अगर आप यहां पत्थर मारोगे और अगर यहां पर पत्ता रखा हुआ है तो ये पत्ता थोड़ी देर बाद में हिलने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये रिपल जो बनी वो धीरे 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 कहां चली जाएगी, इस पत्ते पर, और पत्ता हिलने लग जाएगी। आपकी एनर्जी यहां से कहां चली गई, यहां पर। बताओ एनर्जी का ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, और एनर्जी का ट्रांसफर जिसके द्वारा हुआ उसे आप क्या बोलोगे, वेव। बात समझ में आ गई, बात क्लियर है। बढ़िया सा एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया है, उससे बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि वेव होती क्या है। तो वेव कुछ नहीं होती, वेव इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। वेव क्या है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। देखा है ना आपने, समुद्र में देखा होगा ऐसी लहरें बनती चलती जाती, यानी अगर आपने यहाँ पत्थर मारा तो ऐसे पानी की लहरें बनेंगी, और लहरें बनती बनती, अगर मान लो यहाँ पर पत्ता रखा हुआ है, ये रास्ते में कुछ भी रखा हुआ है, बताओ हिलेगा नहीं हिलेगा, अरे हिलेगा ना वो। मतलब आपकी एनर्जी सप्लाई हुई कि नहीं हुई, तो बताओ आपकी एनर्जी को लेके कौन जा रहा है, वो वेव। उसे बोलते हैं वेव द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। यानी वेव कुछ नहीं होती, वेव द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, यानी ऊर्जा के स्थानांतरण क्या एक तरीका है। बात क्लियर है, तो वेव की बात समझ में आ गई। वेव क्या है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। क्लियर, देख लीजिए आप एक बढ़िया सा एग्जांपल जिसको आपने दैनिक जीवन में उपयोग भी लिया है और आपने ये चीज महसूस भी की होगी कि वेव क्या होती है, वेव तो मोड ऑफ एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर। क्लियर बात, क्लियर बात। अब आपको सर फिर ये वाटर क्या कर रहा है, ये वाटर क्या कर रहा है, यहां पर ये वाटर है भाई मीडियम। क्या है, यहां पर वाटर किसका काम कर रहा है, मीडियम। हिंदी में बात करें तो मैं बात कर रहा हूं माध्यम की। किसकी बात कर रहा है, यहां पर वाटर क्या है। आप कहोगे सर आपने कहा कि यहां पर हमने पत्थर मारा और पत्थर के मारने से ये पत्थर हिलने लग गया, क्योंकि पत्थर पे जो एनर्जी थी वो वेव लेके गई और कहां पे सप्लाई कर दी, उसमें पत्ते को, और पत्ता हिलने लग गया। तो सर फिर वाटर क्या कर रहा है, वाटर एक माध्यम है। वाटर क्या है, माध्यम। अब सोचो अगर मान लो तालाब सूखा होता, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो कॉन्सेप्ट को, अगर मान लो तालाब सूखा होता, उस तालाब में कोई पानी नहीं होता, और मान लो वहां पर पत्ता रखा हुआ है, मान लो कि इस तालाब में कोई पानी नहीं है और यहां पर पत्ता रखा हुआ है, यहां पर क्या है भाई, पत्ता रखा हुआ है। अगर मान लो यहां पर आपने पत्थर मारा तो बताओ क्या ये पत्ता हिलेगा क्या, मैं कहूंगा ये पत्ता नहीं हिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो पानी जो है वो किसका काम कर रहा है, एक माध्यम का। इसके बिना ये पत्ते को एनर्जी सप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो वेव है, जो वेव है वो भी दो प्रकार की होंगी। कौन कौन सी, एक वो वेव जो माध्यम पर डिपेंडेंट होगी और एक वो वेव जो माध्यम पर निर्भर नहीं करेंगी। बात समझ आ रही, यानी एक तो ऐसी वेव होगी जिनके लिए माध्यम की हमें आवश्यकता होगी, जैसे इस तालाब में इस पत्ते को हिलाने के लिए हमें वाटर की आवश्यकता है। अगर वाटर नहीं होगा तो यहां से एनर्जी यहां पर नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, ये वेव ऐसी वेव होगी जिसके लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होगी, और कुछ वेव ऐसी होती है जिनके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप सूखा भी ले लोगे तो भी मामला हो जाएगा। तो देखेंगे वेव कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले बात तो मैं आपको ये समझाना चाहता था कि वेव होती क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि वेव क्या है तो आप कहोगे मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, कि वेव कुछ नहीं होती, एनर्जी के ट्रांसफर का एक तरीका होता है। बात समझ में आई, एनर्जी के ट्रांसफर का क्या एक तरीका, उसे बोलते हो आप वेव। उसे आप क्या बोलते हो, वेव। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। और आप पता है यहां पर वाटर क्या काम कर रहा है, यहां पर वाटर काम कर रहा है मीडियम का, यानी माध्यम का। अगर वाटर नहीं होगा
तो मैं कहूँगा शायद इस पत्ते को एनर्जी सप्लाई नहीं होगी, या मैं कहूँगा कोई वेव यहाँ पर डेवलप नहीं होगी। बात समझ आई आपको? बात क्लियर? अब सुनो भाई, इससे हमको पता लग रहा है कि यहाँ पर वाटर एक मीडियम का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वेव भी दो होंगी, एक तो ऐसी वेव जो मीडियम पर डिपेंड करेगी और एक ऐसी वेव जिसके लिए मीडियम की हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो सुनो, वेव भी दो प्रकार की होती है भाई, वेव भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होगी अभी बता रहा हूं मैं आपको। अब सुनो, अभी वापस से बता देता हूं आपको। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, लेकिन सबसे पहले मैं आपको क्या समझा रहा हूं, वेव। मैंने अभी तक इसकी बात नहीं की है भाई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। अभी तक तो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि वेव क्या होती है। तो वेव क्या होती है, वेव इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अब सुनो, जो हमारे पास वेव है, जो हमारे पास जो वेव है वो भी दो टाइप्स की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई, दो प्रकार। कौन कौन सी होती है, देखो जी, ये अपर लेवल कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को सीखना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी ने लाइन लिखी हुई है कि बोहर का जो परमाणु मॉडल है इन दोनों पॉइंटों पर आधारित है, और इस दोनों पॉइंटों को सीखने के लिए हमको वेव के बारे में जानना होगा। क्योंकि हमारी हेडिंग क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों या तरंगों की ध्वनि। तो हमको तरंग के बारे में सीखना होगा कि जो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं वो होती क्या है, तभी तो हम आगे की बात कर पाएंगे ना भाई। तो मैं बात कर रहा हूं वेव की, और वेव के बारे में बताया मैंने आपको। वेव क्या होती है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। फिर मैं आपसे कहा वेव भी दो होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है हमारे पास मैकेनिकल वेव। कौन सी वेव होती है, मैकेनिकल वेव। कौन सी वेव, मैकेनिकल वेव। और एक हमारे पास होती है नॉन मैकेनिकल वेव। ये फिजिक्स का पोर्शन है भाई, लेकिन मुझे यहां पर डिस्कस करना होगा थोड़ा सा इसको। एक तो हमारे पास होती है मैकेनिकल वेव, और एक हमारे पास होती है नॉन मैकेनिकल, यानी एक तो हमारी यांत्रिकी और एक होती है अयांत्रिक या नॉन यांत्रिक, जिसे आप बोल सकते हो। एक हमारे पास होती है मैकेनिकल वेव और एक हमारे पास होती है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होती है, ऐसी वेव जिसके लिए रिक्वायर्ड टू मीडियम। हिंदी में लिखो इंग्लिश में, चलो हिंदी में लिख देते हैं। ऐसी वेव, हिंदी में लिख देता हूं, ऐसी वेव जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती। ऐसी वेव जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं मैकेनिकल वेव। और ये कौन सी होती है, ऐसी वेव जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी वेव जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी वेव ही दो होंगी। एक ऐसी वेव होगी जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। जैसे मैं बताया आपको, अगर आप तालाब में पानी, अगर तालाब के अंदर पानी नहीं होगा तो मैं कहूँगा वो पत्ता हिलेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमको किसकी चीज़ की आवश्यकता है, पानी की, यानी माध्यम की हमें आवश्यकता है। तो वो वेव कौन सी होगी जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, उसे आप बोलोगे मैकेनिकल वेव। और ऐसी वेव जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसे क्या बोलते हैं हम, नॉन मैकेनिकल वेव। बात समझ आ रही है? वो वेव कौन सी होगी, ये वेव कौन सी होगी, बता रहा हूं अभी आपको। एग्जाम्पल होता है साउंड वेव। कौन सी वेव, साउंड वेव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो जिस कमरे में आपको पढ़ाया जा रहा है तो मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो। अगर मान लो इस कमरे को मैं वैक्यूम कर दूं, यानी इस कमरे के अंदर कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर नहीं हो, अगर इस कमरे को मैं वैक्यूम कर दूं तो मेरी आवाज आप नहीं सुन पाओगे। यानी मैं बोल रहा हूं जो कौन सी वेव है, साउंड वेव। कौन सी वेव है, साउंड वेव। अगर इस कमरे को मैं वैक्यूम कर दूं तो आप मेरी आवाज नहीं सुन पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ, इस साउंड वेव के लिए बताओ मीडियम की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, है कि नहीं। अगर इस कमरे को मैं वैक्यूम कर दूं तो मैं कहूंगा यहां पर कोई मीडियम नहीं होगा, और अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो आप मेरी आवाज नहीं सुन पाओगे। बात समझ आ रही है? इसका मतलब क्या होगा, जो मैं बोल रहा हूं और जो आप सुन रहे हो उसके लिए बताओ मीडियम की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो मैं कहूंगा ऐसी वेव जो माध्यम पर निर्भर करती है उसे बोलते हो मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हो उसे, समझाएंगे बात क्या है, साउंड वेव, यानी ध्वनि तरंगे। जो ध्वनि तरंगे होती है उनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम आप सुन नहीं पाओगे। जैसे मान लो मैं बताया आपको, अगर इस कमरे के अंदर मैं वैक्यूम कर दूं, कोई भी प्रेशर यहां पर नहीं हो, तो शायद आप मेरी आवाज नहीं सुन पाओगे। इसका मतलब जो मैं बोल रहा हूं वो साउंड वेव है, उस साउंड वेव के लिए माध्यम आवश्यक है। क्लियर बात है सर? फिर नॉन मैकेनिकल क्या होती है, एग्जाम्पल ले लो। जो आप स्पेस में देखो, आप अंतरिक्ष के अंदर कोई माध्यम होता है क्या, अंतरिक्ष के अंदर कोई माध्यम होता है क्या, नहीं होता। लेकिन बताओ सनलाइट आ रही है, अल्ट्रावायलेट आ रही है, बताओ ये धरती पे आ रही नहीं आ रही, मतलब इन वे के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अल्ट्रावायलेट हुआ, यूवी, एक्सरे हुई, गामा रे हुई, इसके अलावा कौन से ले सकते हैं अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे हुई। इनके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वेव दो होती है, एक तो वो जो माध्यम पर निर्भर करती है और एक वो जो माध्यम पर निर्भर नहीं करती। देखो आ गए ना आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, नॉन मैकेनिकल वेव। कौन सी होती है, नॉन मैकेनिकल वेव। बात समझ आ रही है आपको? यानी वेव दो होंगी, एक तो वो होगी मैकेनिकल वेव जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, और एक वो होगी जिसके लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे अंतरिक्ष से आने वाली जितनी भी किरणें हैं
उनके लिए किसी प्रकार की कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। और जो मैं बोल रहा हूँ वो कौन सी वेव, साउंड वेव, उसके लिए बताओ माध्यम की आवश्यकता होगी नहीं होगी। जैसे आपने कभी देखा हो रोप लाएगा, आप रोप्स देखा होगा, एक डंडा होता है, डंडे पे रस्सी लगी होती है ऐसे, उसको आप देखना होगा ऐसे करते हैं अपन, तो रोप्स ऐसे बनती है, मतलब उसके लिए डंडी रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास डंडी नहीं होगी तो मैं कहूँगा रोप्स नहीं बनेगी। बताओ मैकेनिकल वेव कहलाएगी नहीं कहलाएगी? यानी ऐसी वेव जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे बोलते हो आप मैकेनिक। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, अगर तालाब के अंदर पानी नहीं होगा और आपको उस पत्ते को हिलाना है पत्थर के द्वारा, तो आप उसे हिला नहीं पाओगे, यानी उसके लिए आपको पानी की आवश्यकता है। तो बताओ वो जो वेव बनेगी वो वेव कौन सी होगी? मैकेनिकल वेव। बात समझ आ रही है आपको? यानी ऐसी वेव जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे आप बोलते हो मैकेनिकल वेव, और जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसे बोलते हो आप नॉन मैकेनिकल वेव। और आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कौन सी वेव होती है भाई? नॉन मैकेनिकल वेव। बात समझ आ गई आपको? यहां तक कहानी क्लियर है? ध्यान से देख लीजिए आप कि वेव क्या है। वेव इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। कि वेव कुछ नहीं होती, वेव तो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होती है। और कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो हमारे पास होती है मैकेनिकल वेव और एक हमारे पास होती है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होगी? जिसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, और नॉन मैकेनिकल वेव क्या होगी? जिसके लिए मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो भी कौन सी वेव होती है? नॉन मैकेनिकल वेव। क्लियर कहानी? क्लियर कहानी? समझ में आई बात? तो हमको ये देखना था कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आती कहां से, किसे बोलते हो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपको वेव के बारे में पता लग गया कि वेव क्या होती है? दैट इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। कितने टाइप्स की होती है? दो, ये तो मैकेनिकल और एक नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल क्या होगा? जिसके लिए मीडियम रिक्वायरमेंट होगा। नॉन मैकेनिकल क्या होगा? जिसके लिए मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होगा। अब हमको बात करनी है किसके बारे में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। यानी अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो किसके बारे में होगा? यानी अगले लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे जी EMW, यानी बात करेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, EMW के। किसके बारे में बात करेंगे? EMW के बारे में। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिख रहा है ना आपको हेडिंग क्या लगी हुई है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दो नेचर होगी इसके पास, पार्टिकल नेचर भी होगी और वेव नेचर भी होगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, और हम देखेंगे कि वेव के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। बात क्लियर है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।